वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पास पेपर मिड टर्म प्रिपरेशन 2025 ACC 501 कोड की। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला हमारा जो MCQs है वो है द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन अ रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड डेट ऑन रिस्की फ्री इन्वेस्टमेंट। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो रिस्की प्रीमियम होते हैं ना, ये रेफर करता है कि रिस्की फ्री जो होते हैं ना उसके इन्वेस्टर को भी डिमांड करता है और जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको भी डिमांड करता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रिस्की प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ असेट्स सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आता है पोर्टफोलियो। मीन जो एक पोर्टफोलियो होता है ना वो काम करता है कि इन्वेस्टमेंट कलेक्शन का, जैसे सच है स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट वगैरह, ये सारे काम करता है। तो इसमें हमारे पास जो पोर्टफोलियो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है इफ द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस इज लार्जर देन द स्प्रेड इन रिटर्न्स विल बी। तो क्या चीज़ उन्होंने पूछा है कि इसमें हमारे पास मोर ऑप्शन क्यों करेक्ट है। द वेरियस जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये मेजर करता है एक ऐसी मीन, उसको जो चीज़ को फैलाता है ना उसको ये मेजर करता है। अ लार्जर वेरियस इंडिकेट्स वाइडर स्प्रेड रिटर्न, तो वो उसको रिटर्न करता है उसके बदले में। तो इसलिए ये हमारे पास इसमें मोर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग रिस्क इज एंटायरली वाइप्ड आउट बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें हमारे पास है अनसिस्टमेटिक रिस्क के अनसिस्टमेटिक रिस्क और डाइवर्सिएबल रिस्क जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जो कंपनी को एक पार्टिसिपेट की तरह मीन उसके अंदर काम करते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क और डाइवर्सिएबल रिस्क, ये आपने लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता होगा। ये दोनों एक इंडस्ट्री को मेजर मीन उसको पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास जो वाइप करता है ना, वाइप आउट करता है डाइवर्शन को, तो वो हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज। जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास जो है, जो मुझे लगता है ना वो एक मिनिमम रिस्क होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमारे पास बोथ A एंड B लिख दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मिनिमम, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि डाइवर्सिफिकेशन। मैं पहले भी आपको बता के आया हूँ कि एक अनसिस्टमेटिक रिस्क है और एक वो है डाइवर्सिएबल रिस्क। तो इन्होंने पूछा है डाइवर्सिफिकेशन रिस्क क्या है, तो वो हमारे पास मिनिमम होगा। ठीक है, मुझे इसका मिनिमम लग रहा है तो मैं इसका मिनिमम ही लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने भी इसके ऊपर सर्च करना है। While study the relationship in risk and return, it commonly known as higher the risk and higher the return। अगर रिस्क हायर होगा तो रिटर्न भी हायर मिलेगी हमें, तो ये तो साफ सी बात है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप ऑफ रिस्क अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो इसमें हमारे पास है सिस्टमेटिक रिस्क, जैसे ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं वो डाइवर्सिएबल था और ये सिस्टमेटिक रिस्क है। सिस्टमेटिक रिस्क आखिर होता क्या है। सिस्टमेटिक रिस्क अफेक्ट करता है मार्केट पे एंड कैन नॉट एलिजिबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन पे तो बिल्कुल भी वो मीन उसके साथ अटैच नहीं है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs है। तो ये MCQs थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है,
तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास 1500 शेयर्स हैं, ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 30 और 20 के साथ हमने मीन यहाँ तक वो पहुँच गए ना, वो बात कर रहे हैं कि 25 तक पहुँचा और फिर आफ्टर ईयर्स ये वो कर के फिर दोबारा सेल्स पे जब आया तो वो 30 तक आया। तो हम 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, माइनस करेंगे 25, तो ये हमारे पास आ जाता है 700 500। जैसे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करता। कैलकुलेटर हमने क्या किया है, 1500 शेयर जो है ना, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। 30 माइनस 20 ये आ गया हमारे पास 5। 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मीन क्या वो पूछ रहे हैं कि 1500 शेयर है और 25 ईच, हर शेयर क्या है, ईच कॉर्पोरेशन। आफ्टर ईयर यू रिसीव 300, तो कितने शेयर कितने गए और कितना हमें मिला, तो ये सारा टोटल करके हमारे पास 7500 बनता है। इसका नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा द डिवीजन हेल्ड विल बी 8%। क्या चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछी यार, ना हमें कोई एग्जांपल दी और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या, तो इसको आप स्किप करें, नीचे वाले को भी आप स्किप करें। इसका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी टू जनरल पब्लिक। के गिवन इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व सेल्स जो न्यू सिक्योरिटीज है फ्रॉम यूजिंग कंपनी जनरेट पब्लिक। तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आता है प्राइमरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट हमारे पास जहाँ भी हम कोई भी नई चीज़, मतलब कोई भी नई चीज़ सोल्ड आउट करते हैं या कोई भी चीज़ होती है, वो एक इशूइंग कंपनी उसको रिजॉल्व करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शेयर होल्डर फोकस विल बी द। शेयर होल्डर हमेशा उसी पे देखते हैं जो प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज हेल्प्स यूजर ऑफ द assess and identify to all of the following except the company is Reliance Capital less। के जो कैश फ्लो होता है ना हमारा, वो कभी इनफ्लो हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी आउटफ्लो, कभी कम हो जाता है, बट डज नॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलायंस। मगर कभी भी वो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीन ये नहीं होता कि कम या ज़्यादा हो रहा हो, तो कंपनी रिलायंस द कैपिटल्स लेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज यूसफ कॉर्पोरेशन बैलेंस merchandise of 5000 units, if wants sell 2000 units 90% if cash out, video effect of the transaction। तो ट्रांजैक्शन हमारे पास फॉल आ गई, क्यों, क्योंकि सेलिंग इन्वेंट्री ऑन कैश, जो हम सेल कर रहे हैं वो हमारी क्या है, डिक्रीज है, कम है। करंट असिस्टेंट एंड द हैंस रिड्यूस ऑफ द करंट रेशियो, तो करंट रेशियो हमारी फिर क्या होगी, उसकी निस्बत कम होगी, मीन वो डाउन चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 80% कंपाउंडिंग क्वार्टरली वेयर व्हाट वुड बी द 8-year डिस्काउंट फैक्टर्स। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो ये नीचे वाला हमारे पास रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आपने तसल्ली कर लेनी है, एक दफ़ा चेक लाजमी किया करें आप खुद भी। यू हैव कैश ऑफ 50,000 if the bank offer 4 different compounding method interest with the method of choose maximize the value of 1.5 lakh
1.5 लाख का कितना बनता है, तो कंपाउंड डेली मीन अगर डेली बेस पे वो इतना करें तो हम उनके पास कितना बनता है, तो इसलिए वो इन्हें इसमें ये करेक्ट आंसर किया है। अली कॉर्पोरेशन हैज कैश कवरेज रेशियो 6.5 times, whereas its earning before interest and tax 750 millions and interest long term loan is 160 millions. What would be the annual depreciation of for the current year is तो 290 million। ये वही स्टूडेंट कर सकता है जो लेक्चर लेके आया होगा और उसको समझ होगी, अदरवाइज जो लेक्चर नहीं लेके आएगा उसके ये सर के ऊपर से गुजर रही होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट सपोज आर जेड कॉर्पोरेशन सेल्स फॉर द ईयर ऑफ 150 million। Out of this 20% of the sales are on cash basic while remaining sales are on credit basic. The past experience revealed that the revenge collection period days what would be the, तो ये 8 times हमारे पास उसकी रेशो कम होगी। अ बैंक ऑफर 20% कंपाउंडिंग मंथली, अगर एक बैंक 20% मंथली आपको दे रहा है, व्हाट वुड बी द फैक्ट्री एनुअल रिटर्न, तो 21% हमसे मीन वो ले भी रहा है लेकिन पता नहीं चलता। NZ Corporation reported earning before interest and taxes 5 lakh for the current year if the long term 2 million from the local bank 10% interest, तो the tax is charged, the ratio 22% will be the saving taxes is finance capital structure of frame, तो ये हमारे पास बनते हैं 64,000 हमारे पास ये बनते हैं 1 ईयर के हमारे पास 64,000 टैक्सेस बनते हैं। NTP कॉर्पोरेशन हैज डिसाइड पे 60 पर शेयर, अगर आप NTP कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो पे करेगी 60 पर शेयर डिवाइडेड एवरी ईयर। इफ द पॉलिसी कंटिन्यू indefinitely then the value of share stock would be dash if the requirement turn is 25%, तो इसमें हमारे पास 64 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 64 क्यों आएगा, क्योंकि एक स्टॉक प्राइस है और आपने क्या करना उसको डिवाइड किया, मीन 16 यहाँ पे आपको दिया गया ना, 16 को आपने डिवाइड करना है 20% मीन 0.25%, तो ये हमारे पास बनता है 60। यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये बनता है 60। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एमटी कॉर्पोरेशन प्रीवियस डिवाइडेड 14 पर, वो हमने 16 किया था, ये 14 है, तो ये हमसे ले रहा है 7% कंपनी, तो ये 149 कैसे आया, मीन डिवाइड ग्रोथ मॉडल P, हम डिवाइड करते हैं इसको, 14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और 0.07 मीन ये है ना, इसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 149 आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा वैसे आपने इसको करके देखना है, क्योंकि मैं साथ में मैंने की हुई थी तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करने लगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके नेक्स्ट है RTU कॉर्पोरेशन स्टॉक सेलिंग 150 पर शेयर, द नेक्स्ट डिवीजन 35 पर शेयर एक्सटेंड 14 ग्रो 40% मोर लेस independently, what would be the return does the stock offer you if this is correct, 37, तो इसमें हमारे पास 37, इसका नहीं आंसर 27 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वैसे ही इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखना है। आपने क्या करना है, डिवीजन मॉडल आपको दिया हुआ है R, आपने R इज इक्वल टू D1 आपके पास दिया हुआ है और आपके पास P दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय G, तो ये आपने करना है ग्रोथ मतलब
जी ग्रोथ मतलब 40% है, D1 हमारे पास 35 है, तो P हमारे पास ये आ गया कॉर्पोरेशन RTO 150। तो ये आपने डिवाइड करके देखना और मल्टीप्लाई, आपके पास 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द मार्केट इज विच आर रेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मार्केट होती है। कौन सी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल, जो बाय और सेल हमारे पास होते हैं रेडी इशूड, वो हमारे पास प्राइमरी होती है, और जो हमारे पास सेकेंडरी होती है वो इन्वेस्टर होती है, इन्वेस्टर बाय जो करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज पर्पस इन्वेस्टर्स आर। ये हमारे पास ईयर कैश फ्लोज है, 01 5 लाख है, 8 लाख है, 60 लाख है। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट इज 150 करोड़, पे बैक पीरियड इन्वेस्टर वुड बी, तो 2.33 ईयर्स में वो उसको वापस देने होंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास ये सपोज Z कॉर्पोरेशन has the present value of its future cash flows is 450,000 and the project has cost of 30,000 of the profitable index would be 1.50. Free paid of the consultant for evaluating the project is example of sunk cost. इसका नेक्स्ट हमारे पास है द रिवेंज टाइम बिटवीन the average time between purchasing and acquiring inventory or receiving cash proceeds from its sale is called operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल क्यों? क्योंकि एक एवरेज टाइम होता है जब आप उसको परचेज करते हैं और फिर उसको वापस देना होता है, फिर ये एक ऑपरेशन साइकिल होती है। जब मीन जैसे आप बैंक को समझ ले, आप उससे उधार लेते हैं, फिर देते हैं, फिर उधार लेते हैं, ये एक ऑपरेशन साइकिल की तरह काम करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैश साइकिल इज कंपनी, नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन। मतलब उसको लॉस तो फिर होता ही, इफेक्ट तो होता ही होता है। मिस्टर मुनीर परचेज गुड्स 1 लाख and June 1, 2026. Zishan and brother credit terms 3/10 यानी 10/3 date net 30 of 9 March. Munir decide the payout design brother. How would you pay Zishan and brother? तो 97,000. So during the financial year 2005 and 6 ended the June 30. Cash cycle of the Climax company 150 days. The payable turnovers was 5. What was the operating cycle is companies 2025 and 2023? तो ये 223 डेज टोटल बनते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट MCQ है which of the following is the cheapest source of financing available to a frame? तो ये हमारे पास है क्रेडिट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी MCQs की। अगर नहीं आई तो क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट थी और मैंने अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाती तो बच्चे देखते ना, तो आपने घबराना नहीं है। वॉइस की अगर समझ नहीं आए तो इसको स्टॉप करें, वॉइस को बंद करें और ये फाइल पूरी पढ़ें। और अगर फाइल चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, नंबर भी दिया हुआ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।